एम शिलेमानो फ्रॉम कैफीन प्राइवेट लिमिटेड। आज हमको पढ़ना है एनिमल ब्रीथिंग। हमने हमारे लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है और उनके रिलेटेड हमने एनिमल्स भी देखे थे। साथ में हमने पढ़ा था फार्म मैनेजमेंट। आज हम जो लेक्चर पढ़ रहे हैं वो है एनिमल ब्रीदिंग, दैट इज अ पार्ट थर्ड in this chapter number 9, strategy for enhancement in food production। हमारा चैप्टर ही हमको ये बता रहा है कि कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज है जो फूड प्रोडक्शन का एनहांसमेंट करती है, उसकी बढ़ोतरी करती है, उसको बढ़ा देती है। ठीक है, तो हम एनिमल ब्रीदिंग क्यों कर रहे हैं, पहले तो हम कुछ ब्रीथ और लाइफ स्टॉक की डेफिनेशन यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। एनिमल ब्रीदिंग के पहले ब्रीथ का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एनिमल दैट आर रिलेटेड बाय डिसेंट एंड रिजेंबल विथ ईच अदर इन मोस्ट कैरेक्टर। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि एक दूसरे से क्या हो, रिलेटेड हो, डिसेंट हो और जिनको उनमें से रिजेंबली निकाला जाए विथ ईच अदर इन मोस्ट कैरेक्टर, जनरल अपीयरेंस, फीचर, साइज, शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन। ब्रीथ वो होते हैं जिनके कैरेक्टर्स, कॉन्फ़िगरेशन एक पर्टिकुलर स्पीशीज के हमें देखने होते हैं। जितने अच्छे उनके फीचर्स और कैरेक्टर है, अकॉर्डिंग टू द फीचर्स एंड कैरेक्टर हम उसको क्या करते हैं, ब्रीथ का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो ब्रीथ का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एनिमल, एक एनिमल का गुच्छा, ग्रुप दैट आर रिलेटेड बाय डिसेंट एंड रिसेंबल विथ ईच अदर, एक दूसरे से रिलेटेड हो और उनके जो कैरेक्टर्स है वो क्या है, जनरल अपीयरेंस, ठीक है, उनके फीचर, उनका साइज, शेप और उनकी कॉन्फ़िगरेशन, ये होता है ब्रीथ। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। सेकेंड होता है लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक क्या होता है, एनी ब्रीथ ऑफ एनिमल इंटेंशनली कीप इन एन एग्रीकल्चरल सेटिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बीइंग। हमने एक ऐसे ब्रीथ की, जो कोई भी ब्रीथ, एनी ब्रीथ की फैमिली जो है एनिमल्स को हमने क्या सेव करके रखा है, बचा के रखा है, जो कि हमारे लिए एग्रीकल्चर और ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें कहते हैं लाइफ स्टॉक। और हमने देखा था, जब हमारा पार्ट फर्स्ट देखा था तो उसमें हमने ये चीज़ भी क्लियर की थी कि इन पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा वाला जो पोर्शन है 75 to 75% जो पोर्शन है लाइफ स्टॉक का, वो पॉपुलेशन कहाँ प्रेजेंट है, इंडिया और चाइना में। बाकी 25% के अंदर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर लाइफ स्टॉक की पॉपुलेशन है। इन्हें मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें इनकी नीड है एग्रीकल्चर बेनिफिट्स के लिए, कमर्शियल यूज़ के लिए, कमर्शियल स्केल पर भी इनका बहुत इम्पोर्टेंस है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत इम्पोर्टेंट है, इरिगेशन में बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, साथ ही इनका फूड प्रोडक्शन में भी बहुत ज़्यादा योगदान होता है, इम्पोर्टेंट होता है। तो इनका एनहांसमेंट, इनका सेफ लाइफ स्टॉक की कीपिंग बहुत ज़रूरी है। इनको सेव करके रखना, इनकी पॉपुलेशन हमारे लिए, ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम कर रहे हैं एनिमल ब्रीदिंग प्रैक्टिस। एनिमल ब्रीदिंग प्रैक्टिस हम क्यों कर रहे हैं, क्या होता है एनिमल ब्रीदिंग? एनिमल ब्रीदिंग होता है एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिससे हम एनिमल्स को क्रॉस ब्रीड करवाते हैं, उनकी ब्रीदिंग करवाते हैं, उनको मैट करवाते हैं। ठीक है, हम सुपीरियर क्वालिटी का मेल जो है मेल आइसोलेट करते हैं और सुपीरियर क्वालिटी की फीमेल को आइसोलेट करते हैं और दोनों को मैट करवाते हैं, और उनसे जो हमें सुपीरियर ऑफस्प्रिंग मिलता है। फिर उसके लिए हम सुपीरियर मेल और फीमेल जो भी नीडी होता है उसके लिए हम उसे आइसोलेट करते हैं। देन आगे उसको फिर से मैटिंग प्रोसेस को, ब्रीदिंग प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब हम ये प्रोसेस करते हैं तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है कि जो ब्रीदिंग होती है एनिमल की, तो उससे हमें एक तो लाइफ स्टॉक मेंटेन रहता है, दूसरा हमें उससे इन्हेंसमेंट होता है हमारे फूड प्रोडक्शन का। तो चलिए देखते हैं मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनिमल ब्रीदिंग। एनिमल ब्रीदिंग के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? फर्स्ट है इंक्रीज प्रोडक्शन। इंक्रीजिंग प्रोडक्शन हमें क्यों करना है, उसका मेन रीजन, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है?
तो इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मीट, एग, वूल एक्सेट्रा। सुपीरियर क्वालिटी का हमें मिल्क चाहिए, मीट चाहिए, एग चाहिए, वूल चाहिए, इसलिए हम कर रहे हैं। हमको रेजिस्टेंट फ्री सॉरी डिसीज फ्री मतलब डिसीज रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म चाहिए, तो रेजिस्टेंस ऑफ वेरियस डिसीज, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां एनिमल्स में भी फैलती हैं, तो हमें वो बीमारियां ना हो उसके लिए हमें रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म चाहिए, तो हम ऐसा करके उनको रेजिस्टेंट कर सकते हैं। इंक्रीज प्रोडक्टिव लाइफ को बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव ग्रोथ रेट, उनकी जो ग्रोथ रेट है उनको बढ़ाने के लिए, इंक्रीज इंक्रीज और एटलीस्ट एक्सेप्टेबल रिप्रोडक्शन रेट, ऐसा रेट बढ़ाना जो कि एक्सेप्टेबल हो। प्रोडक्शन रेट को बढ़ाने के लिए भी हम क्या करते हैं, एनिमल ब्रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं। मेथड ऑफ एनिमल ब्रीदिंग, अब इनकी कुछ अपनी मेथड्स होती है जिनको हमें यूज करके हम ये ब्रीदिंग जो है एनिमल ब्रीदिंग करके लाइफ स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं और फूड को भी एनहांस कर सकते हैं। तो वो मेथड्स हम देख लेते हैं। पहले है इन ब्रीदिंग, आउट ब्रीदिंग। आउट ब्रीदिंग के भी 3 अलग अलग पॉइंट्स हैं, आउट क्रॉसिंग, क्रॉसिंग ब्रीदिंग, क्रॉस ब्रीदिंग एंड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशंस। चलिए देखते हैं इन ब्रीदिंग। इन ब्रीदिंग क्या होता है, इन से ही हमें समझ में आ रहा है पर्टिकुलर स्पीशीज के अंदर ही ब्रीदिंग होगा, ठीक है। हम एक पर्टिकुलर स्पीशीज में से जो ब्रीदिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, सेम ब्रीथ की जो स्पीशीज है, सेम ब्रीथ जो है उनमें से ही एक मेल और एक फीमेल जो कि बहुत सुपीरियर क्वालिटी के हैं। मेल वो जिसका स्टेमिना बहुत अच्छा हो, वेट अच्छा हो, हाइट साइज सब कुछ बहुत अच्छा हो, वो बहुत सुपीरियर क्वालिटी का मेल। हमने देखे कि हमारे पास 10 बुल्स है, ठीक है, और 10 काव है, ठीक है। तो 10 गाय में से और 10 बुल में से हम वो बुल को छाटेंगे जो बहुत सुपीरियर है, सबसे स्मार्ट है, दिखने में बहुत अच्छा है, और उसका स्टेमिना बहुत अच्छा है, उसका साइज बहुत अच्छा है, बहुत हेल्थी दिख रहा है। तो उन 10 में से 9 को हम रिजेक्ट कर देंगे और कोई एक बुल जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे। और उन 10 काव में से भी जो कि एक ही सेम ब्रीड की है उनमें से भी हम उस काव को सबसे पहले आइसोलेट करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे जिसका लैक्टेशन जो है वो बहुत अच्छा है, जो मिल्क बहुत ज्यादा देती है, ठीक है, जो बहुत तंदुरुस्त है, जिसमें डिसीज नहीं होती है, जो बीमारियों के घेराव में पहले नहीं आती है, बहुत अच्छी क्वालिटी का जो मिल्क देती है, हम उसको सिलेक्ट करेंगे। उन दोनों को हमने सिलेक्ट कर लिया, बहुत अच्छी सुपीरियर क्वालिटी के बुल को और सुपीरियर क्वालिटी की जो काव है उसको सिलेक्ट कर लिया और उनका क्रॉस मेट करवाया, सॉरी उनका इनब्रीडिंग करवाया। जब उनका इनब्रीड करवाते हैं तो जो प्रोजेनी हमको मिलता है वो भी हमें सुपीरियर मिलता है, तो यही हमको इनब्रीडिंग में देखना है। इनब्रीडिंग में क्या होता है, व्हेन ब्रीदिंग इज बिटवीन मेल ऑफ द सेम ब्रीथ के ही एनिमल को हम ब्रीथ करवाते हैं। व्हेन ब्रीथिंग इज बिटवीन एनिमल ऑफ सेम ब्रीथ के एनिमल में इट इज कॉल्ड एज इनब्रीदिंग, और उसे हम क्या कहेंगे, इनब्रीदिंग कहेंगे। मैटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल, जो कि बहुत क्लोजली रिलेटेड है ऐसे इंडिविजुअल के साथ जिनके एंसेस्टर्स क्या है, कॉमन है, उनके साथ हम इनब्रीडिंग करवाएंगे। ये हम कब तक करवा सकते हैं, ये दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल 4 to 6 जनरेशन तक, 4 से 6 जनरेशन तक ही हम इसे कर सकते हैं। इसके बाद फिर मोनोजाइगोसिटी जब आता है तो एक तरह से स्टेरिलिटी वाला पॉइंट आ जाता है, वो जो है वो ब्रीथिंग डिप्रेशन है। फिर वहां पर जो है वो जीन जो है वो कुछ ऐसे अनडिजायरेबल जीन्स जो है वो वहां पर बन जाते हैं जिसे हम डिजायरेबल नहीं कर सकते, तो हमें वो इनब्रीडिंग को बस 4 से 6 जनरेशन तक ही इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है पर्टिकुलर ब्रीड के साथ, ठीक है। आइडेंटिफाई सुपीरियर मेल एंड फीमेल इन सेम ब्रीड फॉर मेट, कैसा आइडेंटिफाई करेंगे सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल को। सुपीरियर मेल यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है, मेल बुल एंड सुपीरियर फीमेल मोर मिल्क पोटेंशियल, कैसी होनी चाहिए, तो हमको क्या मिलेगा, सुपीरियर क्वालिटी का
हमको ऑफस्प्रिंग मिलेगा, जो कि अब हमने जो इनको क्रॉस मैच करवाया, अब हमको क्या मिलेगा वो देखिए। सुपीरियर मेल जो है वो क्या है, बुल है, और वो बुल जो है जिसकी स्ट्रेंथ जो है बहुत अच्छी है, दिखने में बहुत अच्छा है, स्टेमिना बहुत अच्छा है, हेल्थ हाइट सब कुछ बहुत अच्छा है, डिसीज रेजिस्टेंट है। हमने सुपीरियर फीमेल ले ली वो क्योंकि उसका लैक्टेशन बहुत अच्छा है। तो जो हमको ऑफस्प्रिंग मिलेगा वो कैसा मिलेगा, जो प्रोजेनी मिलेगा वो हाइट हेल्थ में बहुत अच्छा होगा, डिसीज रेजिस्टेंट होगा, उसका स्टेमिना बहुत अच्छा होगा, साथ ही वो बहुत अच्छा मिल्क जो है वो भी देगा। तो हमको वैसा कैरेक्टर मिला जो कि उनकी मदर से और फादर से उन्हें वो चीज विरासत में मिल गई थी, ठीक है, वो कैरेक्टर उनको मिले और वो यहाँ पर आके उस ऑफस्प्रिंग में इंड्यूस हुए, ठीक है। अब वो जो भी सुपीरियर प्रोजेनी हमें मिलता है वो कैसा होगा, वो बहुत अच्छा है, या तो वो बहुत अच्छा मिल्क लेते देगा, और साथ ही वो बहुत अच्छा होगा, तंदुरुस्त होगा, हाइट हेल्थ उसकी बहुत अच्छी होगी। तो बहुत अच्छी क्वालिटी का हमको सुपीरियर प्रोजेनी इस क्रॉस मैच से मिलता है। हम डेवलप्ड हो जाता है यहाँ पर, अगर हम 4 से 5 जनरेशन की बाद भी इसे फॉलो करते हैं तो होमोजाइगोसिटी यहाँ पर डेवलप हो जाती है। Recessive gene of undesirable character did are eliminated by this process. रेसेसिव जीन को हमें एलिमिनेट करना होता है क्योंकि अनडिजायरेबल कैरेक्टर हम यहाँ पर बिल्ड नहीं कर सकते, तो हम इसको सिर्फ 4 से 5 जनरेशन तक ही फॉलो करें। रिड्यूस फर्टिलिटी ऑफ एनिमल, कंटिन्यू ब्रीदिंग, कॉल्ड ब्रीदिंग डिप्रेशन। अब यहाँ पर क्या आ जाता है कि एक ऐसी कंडीशन आ जाती है होमोजाइगोसिटी के बाद कि उनकी फर्टिलिटी जो है, अब ये जो ऑप्शनिंग है फिर इनको इन सेम उन्हीं सब ब्रीड में से छाटा हमने एक सुपीरियर ब्रीड, उसके साथ फिर उसका मैच करवाया, फिर वो जो ऑप्शनिंग मिला फिर उसी को हमने उसी सेम ब्रीड में से एक सुपीरियर देखा और उसमें से हमने उसको ब्रीड करवाया। तो इस तरह हमने 4-6 जनरेशन के बाद भी इसे फॉलो किया, तो वो एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जहाँ पे उसकी जो फर्टिलिटी है, जहाँ उसका रिप्रोडक्टिव रेट जो है, वो जो रिप्रोडक्शन कर सकता है वो इनफर्टाइल हो जाएगा। अब वो यहाँ पर हम कितना भी क्रॉस मैच करें, हम कितना भी इनब्रीडिंग करने की कोशिश करें, यहाँ पर फर्टिलिटी नहीं रहेगी, तो फिर ऑफस्प्रिंग नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें इनब्रीडिंग की प्रोसेस जो है वो 4 से 6 जनरेशन तक ही कंटिन्यू करना चाहिए। मेंटेन गुड टाइप ऑफ फीचर इन एनिमल, इससे एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि जो कुछ स्पेशल टाइप का जो फीचर होता है पर्टिकुलर एनिमल का, वो हम उसे 4 से 6-7 जनरेशन तक मेंटेन करके रख सकते हैं। फिर हम उस पर्टिकुलर जो कि हमें 6 जनरेशन के बाद जो मिला, उसमें जो पर्टिकुलर कैरेक्टर जो हमें मिला है, फीचर जो हमें मिला है, उसको फिर हम क्रॉस ब्रीड करवा कर भी मेंटेन रख सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो इस प्रोसेस से, इन ब्रीडिंग से हमें कितनी चीजें पता चलती है कि हम उस सेम ब्रीड में से सुपीरियर को छाटकर उसी का सुपीरियर ऑफस्प्रिंग ले सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं कैरेक्टर, मगर कुछ ड्रॉबैक्स भी है कि इनफर्टिलिटी हो जाती है, ठीक है, हम इसको 4 से 6 जनरेशन के ज्यादा नहीं फॉलो कर सकते। तो ये चीजें जो है ये इन ब्रीडिंग में होती है। आई होप आपको ये वाला जो फेनोमेना है, ये वाला जो टॉपिक है इन ब्रीडिंग वाला, वो क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं आउट ब्रीडिंग पे। आउट ब्रीडिंग क्या होता है? द ब्रीडिंग ऑफ द अनरिलेटेड एनिमल्स, unrelated animal, no common ancestor for 4 to 6 generation। अनरिलेटेड एनिमल जो कि एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, उनके एंसेस्टर जो है वो 4 से 6 जनरेशन तक कॉमन ही नहीं है, ठीक है, वो अलग अलग एंसेस्टर के 2 ब्रीड हमने लिए, एक ब्रीड का एंसेस्टर हमने 2 लिए, हम सपोज कीजिए एक ए और एक बी है। यहाँ देखिए, यहाँ पर ए है मेल और ये बी है मेल, फीमेल। अब इन दोनों के बीच में क्रॉस मैच होता है, ठीक है। अब जब यहाँ पर हम आउट क्रॉसिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे, सॉरी आउट ब्रीडिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे कि ये जो मेल है ये ए है और ये बी है, ठीक है, इन दोनों के एंसेस्टर कॉमन नहीं है। इनका एंसेस्टर जो था वो ए बी था और इनका जो एंसेस्टर था वो बी सी था, ठीक है, ए ए था, सॉरी, और यहाँ पर था
बीबी। ठीक है, दोनों के एंसेस्टर्स कॉमन नहीं है। 4 to 6 जनरेशन तक हमने देख लिया, दोनों के एंसेस्टर कॉमन नहीं है। दोनों को क्रॉस ब्रीड करवाया। जब हम इन दोनों को क्रॉस ब्रीड करवाएंगे तो हमको जो प्रोजेनी मिलेगा उसका कैरेक्टर होगा ए बी। तो ए की भी आ गई, बी की भी आ गई। ठीक है, तो ऐसी हमको ब्रीडिंग करवानी है जो अनरिलेटेड एनिमल के साथ हो, साथ में उनके एंसेस्टर्स भी जो है वो कॉमन ना हो। ठीक है, ये होता है आउट ब्रीडिंग। अब हम आ जाते हैं क्रॉस ब्रीडिंग के ऊपर। आउट ब्रीडिंग की भी 3 स्टेप्स है, 3 प्रोसेस है। पहली है आउट क्रॉसिंग, मैटिंग ऑफ एनिमल विद इन द सेम ब्रीड। सेम ब्रीड के एनिमल के साथ मैटिंग करना है, बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर ऑन आइदर साइड अप टू 4 to 6 जनरेशन। ठीक है, अब हमने कहा कि ये दोनों ही हॉर्स है। ठीक है, ये भी हॉर्स है, दोनों है सेम ब्रीड के, बट दोनों के जो एंसेस्टर्स थे वो अलग अलग है। ठीक है, तो हमको जो प्रोजेनी मिला वो ए बी, दैट इज कॉल्ड अ क्रॉसिंग, आउट क्रॉसिंग। अब आउट क्रॉसिंग में हमें एक बेनिफिट ये मिलता है कि हम यहाँ पर जो ओवरकम कर सकते हैं ब्रीडिंग डिप्रेशन को। क्यों? क्योंकि हमने देखा था जब कॉमन एंसेस्टर होते हैं 4 से 6 जनरेशन के बाद तो इनफर्टिलिटी होती है, बट यहाँ पर अगर कॉमन एंसेस्टर नहीं है, सपोज कीजिए कि ए कैरेक्टर एंसेस्टर जिनके कॉमन थे उनकी हमने 4 to 5 जनरेशन तक इनब्रीडिंग करवा ली, बट अब वो यहाँ पर इनफर्टिलिटी ना हो जाए, इसलिए अब ए वाले का बी वाले के साथ क्रॉस ब्रीडिंग करवाई। तो उससे क्या होगा कि ए का कैरेक्टर और बी का कैरेक्टर, बी का भी फीचर्स और ए का भी फीचर यहाँ इस प्रोजेनी में मेंटेन रहेगा। ठीक है दोनों सेम, बट अब यहाँ इनके एंसेस्टर जो है वो कॉमन, इसका जो एंसेस्टर है वो ये भी है और ये भी है। ठीक है, अब इसका हम किसी के साथ, इसके साथ या किसी के साथ हम जब आउट ब्रीडिंग करवाते हैं तो फिर वहां एंसेस्टर कॉमन नहीं रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो ब्रीडिंग डिप्रेशन है उसको मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, वो नहीं होगा, ब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग इज रियली डिफरेंट। इसमें क्या होता है, क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है कि सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड, एक ब्रीड का सुपीरियर मेल ले लिया विद सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड, दूसरे ब्रीड की सुपीरियर फीमेल को ले लिया। ठीक है, अब उन दोनों ही कंडीशन में क्या होगा कि एक ब्रीड का सुपीरियर मेल है और एक ब्रीड का सुपीरियर फीमेल है, उन दोनों के साथ क्या करा, क्रॉस मेट करवाया। जब क्रॉस ब्रीडिंग करवाया तो यहाँ पर अगर हम शिप को देखें तो बीकानेरी एव का मरेनो रम के साथ जब क्रॉस ब्रीड होता है तो वहां पर जो हमें शिप मिलती है वो मिलती है हिसारडेल। हिसारडेल जो शिप होती है ये हमें मिलती है। अब इन दोनों के पास अलग अलग कैरेक्टर है, बीकानेरी एव के पास कुछ अच्छे फीचर्स हैं और मरेनो रम के साथ एक अच्छा फीचर है कि वो वूल बहुत अच्छा देता है। तो जो ये हिसारडेल जो हमें शिप मिली इसके साथ हमको ये बेनिफिट मिला कि इससे हमें वूल और मीट जो दोनों ही कंडीशन बहुत अच्छे से हमको मिल जाएगी। क्लियर? अब यहाँ पर हम थर्ड जो है मेथड, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन मेथड। अब इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि किसी चीज को हम हाइब्रिड कर रहे हैं और स्पेसिफिकली कर रहे हैं और किसी चीज में रिलेटेड स्पीशीज से ही कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर होता है मेल एंड फीमेल एनिमल ऑफ टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज। अब इनकी स्पीशीज जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। हम डोंकी, हॉर्स को अगर देखते हैं तो दोनों दिखते हैं, बस साइज में थोड़ा सा फर्क होता है। हॉर्स का अगर हम फीचर देखें, कैरेक्टर देखें तो समथिंग ये कुछ हमें जो है वो उसी फैमिली का है। ठीक है, डोंकी का अगर हम एस को देखते हैं, वाइल्ड एस को देखते हैं और मेयर को देखते हैं,
या हम जैक को देखते हैं या हम हॉर्स को देखते हैं, तो ये दिखने में इनके फीचर्स लगभग सेम होते हैं, ठीक है, बस साइज में अलग होते हैं ये, और इनके कुछ कैरेक्टर जो है वो डिफरेंट होते हैं, बट दिखाई ये दोनों सेम ही देते हैं, ठीक है। इनके जो फिजिकल कैरेक्टर्स है, जैसा हॉर्स का शेप होता है, बॉडी टेक्सचर होता है, हाइट होती है, हेल्थ होती है, दिखता जैसा है, वैसा ही जो होता है वो डोंकी का भी होता है, बट दोनों का जो साइज है वो थोड़ा सा डिफरेंट वेरी करता है, बट दोनों के जो फीचर्स, जो फिजिकल फीचर्स है वो सेम है, बट इनके जो जेनेटिक है वो फिनोटाइपिकली तो थोड़े बहुत दिखने में हमें सेम दिखते हैं, बट जीनोटाइपिकली ये डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में, कि मेल और फीमेल हमने दोनों का रिलेटेड स्पीशीज का ही लिया, दोनों हॉर्स और डोंकी जो है वो एक रिलेटेड स्पीशीज से ही है, ठीक है, बट हमने उनमें से अच्छी क्वालिटी वाला मेल लिया और अच्छी क्वालिटी वाला सुपीरियर फीमेल लिया और दोनों को मैट करवाया, दोनों डिफरेंट थे, तो अब जो हमें कैरेक्टर जो प्रोजेनी मिलेगा वो भी हमको एक अच्छा ही फीचर वाला मिलेगा। तो उसका एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे, जो ये मुल है ये क्या है, एक स्टेराइल हाइब्रिड है, जो कि स्टेराइल यहाँ पर इसका मिल्क में या किसी चीज में या दोबारा रिप्रोडक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये एक तरीके से स्टेराइल है, ठीक है। अब इसको अगर हमें ऐसा स्टेराइल चाहिए, क्योंकि इसका स्टेमिना बहुत अच्छा होता है, इसका बॉडी साइज, शेप और इसका फिजिकल और कैरेक्टर फीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, तो ऐसा हमें चाहिए, इसका इकोनॉमिकल जो है वैल्यू भी बहुत अच्छी आती है, तो हमको अगर ऐसा मिल चाहिए तो हमें इसका क्रॉस ब्रीड कैसे करवाना होगा, मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स, मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स को जब क्रॉसमेट करवाया तो मुल मिला, ठीक है, ये एक तरीके से स्टेराइल इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड है। दूसरा ऐसा ही हनी होता है, अगर हनी हमें चाहिए तो हमें क्या करना होगा, मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी को, फीमेल डोंकी, और आप ऐसा नहीं कर सकते हम जो यहाँ मेल हॉर्स की जगह हमने यहाँ फीमेल कैट ले ली या फीमेल हमने कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म ले लिया, ठीक है, हमने यहाँ पे चिंपैंजी ले लिया, तो ऐसा भी यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो हमको एक ही रिलेटेड स्पीशीज का ही लेना होगा, तो हमने यहाँ पर मेल हॉर्स लिया और साथ में फीमेल डोंकी लिया, तो हमको क्या मिला, हनी। वैसा ही इसके साथ हुआ, मुल के साथ हमने यहाँ पे फीमेल डोंकी लिया और फीमेल हॉर्स मेयर लिया, तो यहाँ पर हमें ऐसा मुल मिला। तो इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, ये वो मेथड है जो हम एनिमल ब्रीदिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, वो हम इसी के ही पार्ट सेकंड में देखेंगे, जिसके अलावा जिससे हम MOET मल्टीपल जो ओव्यूलेशन ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो, और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये वो मेथड होती है जहां पर हम मैटिंग ना करवा कर भी बहुत अच्छी तरीके से ब्रीदिंग करवा सकते हैं, तो विदाउट फिजिकली इन्वॉल्वमेंट के भी हम ब्रीदिंग कर सकते हैं, तो वो मेथड जो है हम इसके पार्ट 3.2 के अंदर हम देखेंगे, ठीक है। तो उस लेक्चर में हम इसको बहुत अच्छे से क्लियरिफाई करेंगे कि वो मैथड जो है हम यूज करके किस तरीके से बहुत अच्छी क्वालिटी का जो है ब्रीथ जो है ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी जो है हम ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि इस पूरे लेक्चर में आपको ब्रीथ लाइफ स्टॉक की डेफिनेशन एज वेल एज एनिमल ब्रीदिंग हम क्यों कर रहे हैं उसके मेन ऑब्जेक्टिव और सारी ही मेथड्स जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आई होप, अगर फिर भी आपको कोई क्यूरी रहती है तो प्लीज आस्क मी। थैंक यू।